औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह एक्सरसाइज 6.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.2 पेज नंबर एक्सरसाइज 6.2 पेज नंबर 112 पर मौजूद है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है इसको मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज गिवन बाय -1 3 7 11 15 एंड सो ऑन। यहाँ पर हमें एक सीक्वेंस दिया गया है। ये कौन सा सीक्वेंस है हमारे पास, ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। व्हाट इज़ कॉमन डिफरेंस, तो इसका हम कॉमन डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर हम अरिथमेटिक सीक्वेंस में दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सोल्यूशन स्टार्ट किया है, -1 3 7 11 15 एंड सो ऑन। इसकी जो एलिमेंट है वो मैंने लिखे है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस जो है इसको हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल डी से। तो यहाँ पर हम जो है स्मॉल डी जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कि डी की वैल्यू क्या है। तो डी की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई भी दो कंसेक्यूटिव जो टर्म्स है इस सीक्वेंस के तो वो लेंगे, ठीक है। -1 या 3 लेंगे, ठीक है, या 3 7 लेंगे, 7 11 या 11 15, जो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म हो तो उसको हम लेंगे और इसका हम जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है a1 क्या है, यहाँ पर -1, और इसका जो सेकंड टर्म है a2 वो क्या है 3। a2 हमारे पास क्या है 3। नाउ जो d बराबर होता है, अब जो डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं तो हमने पढ़ा था कि हम जो दो टर्म लेते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो हम हमेशा क्या करते हैं, तो ग्रेटर टर्म से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं स्मॉलर टर्म। तो यहाँ पर ग्रेटर टर्म क्या है, यहाँ पर हमने कौन सा टर्म लिया है, सेकंड टर्म। तो यहाँ पर हम करेंगे a2 - a1, क्योंकि a2 जो है वो ग्रेटर टर्म है और a1 हमारे पास क्या है, स्मॉलर टर्म। तो d बराबर हो जाएगा, a2 हमारे पास क्या है 3 माइनस a1 क्या है -1 है, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, d इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस मिला है इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो कि हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 4। तो अब इसके अलावा अगर हम इसके अलावा कोई भी दो टर्म लेते हैं जो कंसेक्यूटिव टर्म है, तो अगर हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो इसका आंसर भी फिर भी क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। क्योंकि अरिथमेटिक सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आता है। 7 - 3 4, 11 - 7 4, 15 - 11 4, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ सीक्वेंसेस गिवन है। तो वो सीक्वेंसेस कौन से है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। तो उस अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए सब के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जनरल टर्म, या हम इसके लिए जनरल फार्मूला जो है वो फाइंड आउट करेंगे। आल्सो फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, और या हम इसके बाद जो है हर एक सीक्वेंस के साथ जो है कुछ इंडिकेटेड टर्म गिवन है कि इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है इसका पार्ट ए। तो यहाँ पर सीक्वेंस किस तरह है, 2 6 10 14 एंड सो ऑन, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है a1। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है जो कि अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो इसके लिए हम जनरल टर्म स्पेसिफाइड सीक्वेंस के लिए जो एक ख़ास सीक्वेंस है, तो इसके लिए हम जनरल टर्म या जनरल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है a1। तो ये हमारे पास वो ये इंडिकेटेड टर्म है, ठीक है, कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन यहाँ पर मैंने लिखा है 2 6 10 14 एंड सो ऑन, और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है a1, ठीक है। तो ये जो फार्मूला होता है जिसको हमने पढ़ा है कि अगर हम हमारे पास कोई भी अरिथमेटिक सीक्वेंस हो तो इसका जनरल टर्म या nth टर्म हम इस फार्मूला के तहत जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला हमारे पास है an इज इक्वल टू a1 प्लस n - 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए।
अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज़ यहाँ पर करेंगे और इस ये जो हमारे पास जो एक ख़ास सीक्वेंस गिवन है तो इसके लिए इस फार्मूला की मदद से हम इस अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए जो है एक जनरल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूला का हम यूज़ करेंगे। तो इस फार्मूला का यूज़ करते हुए हमें सिर्फ दो वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक हमें a1 की वैल्यू a1 जो कि फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस होता है, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर d की ज़रूरत होती है। तो d का मतलब है कॉमन डिफरेंस। जब हम दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स लेते हैं और इसका हम डिफरेंस जो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डी कहते हैं। तो बहुत सिंपल है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम लेंगे कि इसका पहला टर्म क्या है, a1 क्या है, 2 है, ठीक है। अब हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डी बराबर होता है दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 2, सेकंड टर्म क्या है, 6, ठीक है। तो ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स है। तो 6 माइनस 2 क्या आता है, 4। इसी तरह 10 माइनस 6 क्या आता है, 4। 14 माइनस 10 क्या आता है, 14 माइनस 10 4। तो यहाँ पर जो है हमें एक फिक्स नंबर 4 मिलता है, ठीक है। तो वो 4 हमारे पास क्या है, उस डी की वैल्यू है। तो इस डी को हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे कि a1 हमारे पास 2 है, इस तरह a2 जो है सेकंड टर्म क्या है, 6, ठीक है। तो नाउ जो डी कॉमन डिफरेंस जो है वो बराबर होता है कि हम a2 माइनस a1 करेंगे। जो ग्रेटर टर्म है तो इसकी वैल्यू से हम स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो d इज़ इक्वल टू 6 माइनस 2। तो d इज़ इक्वल टू क्या आता है, 4। तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया, उसकी वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम इस जनरल फार्मूला को लेंगे और इसकी मदद से हम इस सीक्वेंस के लिए एक जनरल टर्म डिराइव कर सकते हैं। नाउ यहाँ से हम लेंगे जनरल टर्म कि जनरल फार्मूला या जनरल टर्म क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये हमारे पास है। तो बहुत इजी है, हम यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर a1 की वैल्यू लगाएंगे फर्स्ट टर्म और यहाँ पर सिर्फ d और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इससे जो फार्मूला n में आ जाएगा तो वो फार्मूला किसके लिए होगा, इस स्पेसिफाइड सीक्वेंस के लिए होगा और इसके के लिए जो जनरल टर्म फार्मूला होगा तो वो इसके अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सिंपल कि पुट a1 इज़ इक्वल टू, a1 की वैल्यू क्या है, 2 है, एंड d इज़ इक्वल टू, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 4। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे an इज़ इक्वल टू, a1 की जगह हम लगाएंगे 2 प्लस यहाँ पर है n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर d की वैल्यू क्या है, 4, ठीक है। तो an इज़ इक्वल टू 2 प्लस, ठीक है। अब ये जो 4 है तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये 4 दरअसल में n के साथ b मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 के साथ b। अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे तो ये भी ठीक रहेगा कि अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे कि 4 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो a मल्टीप्लाई बाई b तो इसको हम इस तरह b लिख सकते हैं, b मल्टीप्लाई बाई a। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन में होल्ड होता है, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। तो 4 मैंने यहाँ पर लगा लिया, an बराबर हो जाएगा 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 4 और n मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, 4n। तो प्लस और यहाँ पर भी प्लस होगा, प्लस और प्लस प्लस 4n प्लस और माइनस माइनस 4 1 जार 4, ठीक है। an इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स है, ठीक है, यहाँ पर तो इसको हम लेंगे। तो ये क्या है, ये है +2 और ये है -4, +2 -4। तो +2 -4 से क्या आंसर आता है, -2, ठीक है। क्योंकि +2 का मतलब है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 रुपीज़ है और -4 का मतलब है कि हम पर जो है 4 रुपये जो है वो कर्ज़ा है। तो अगर हम हमारे पास 2 रुपीज़ है और हम पर 2 रुपये जो है वो कर्ज़ा है, तो अगर इसमें हम 2 रुपये देते हैं तो हम पर जो है 2 रुपये कर्ज़ा जो है वो रह जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आता है -2। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 4n और यहाँ पर क्या है, -2। तो ये जो फार्मूला आ गया ये इस स्पेसिफाइड या ये जो एक ख़ास सीक्वेंस है तो इसके लिए ये डिराइव हो गया। अब हम इस फार्मूला के तहत इस सीक्वेंस का किसी भी टर्म की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। तो 2 में दरअसल में 4 ऐड हुआ है तो 6 आ गया, 6 + 4 10, 10 + 4 14। फिर इसके बाद जो अगला टर्म होगा वो किस तरह आएगा, 14 + 4
18 आएगा। ठीक है, तो अब हम इस 18 को इस फार्मूला के तहत जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह कि हमें इनका मतलब है पोजीशन ऑफ द ट्रम। तो यहाँ पर जो 18 आएगा उसका पोजीशन क्या होगा, यहाँ पर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ पर हम सिंपल 5 लगाएंगे। ठीक है, तो अगर हम फिफ्थ पोजीशन का फिफ्थ पोजीशन पर जो ट्रम होगा, अगर इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लगाएंगे A5। ठीक है, इसको हम फाइंड आउट, यहाँ पर हमें ये नहीं है कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन आप इसको समझिए कि इसकी मदद से हम जो है किसी भी ट्रम की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 4 × 5 - 2, 4 5 = 20 -2, तो क्या आता है 18। मतलब ये हुआ कि इस सीक्वेंस में जो फिफ्थ ट्रम पर जो फिफ्थ पोजीशन पर जो ट्रम होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 18। तो ये इसकी मदद से हम किसी भी ट्रम का जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला गया। फिर इसके बाद है इंडिकेटेड ट्रम क्या है, या हम लगाएंगे कि इंडिकेटेड ट्रम जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो क्या है, A1। तो A1 क्या है, तो यहाँ पर हमें पहले ही फाइंड है कि A1 की वैल्यू क्या है 2 है। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर A। अब इसका है पार्ट B। तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, सेम इस तरह का है जिस तरह हमने इसका पार्ट A जो है वो सॉल्व किया। तो हमारे पास एक सीक्वेंस है, तो इसकी ट्रम्स क्या है, वो है 5, 11, 17, 23, 29 एंड सो ऑन। और यहाँ पर इसकी जो इंडिकेटेड ट्रम्स है वो क्या है, A8 और A10 की। हमें फिर A8 पोजीशन पर जो ट्रम होगा इसमें, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके बाद जो है 10th पोजीशन पर जो ट्रम होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसके लिए जनरल ट्रम जो है या जनरल फार्मूला वो फाइंड आउट करेंगे। तो जनरल फार्मूला में हमें डी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डी फाइंड आउट करेंगे। तो डी फाइंड आउट करने के लिए हम किसी भी 2 कंसेक्यूटिव ट्रम लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम लेंगे A1 क्या है, इसमें 5 है, और यहाँ पर जो सेकंड है A2 वो क्या है 11। तो हम इसका डिफरेंस लेंगे, मतलब 11 से हम माइनस करेंगे क्या 5। तो इससे हमें डी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट होंगी। तो डी बराबर होता है A2 - A1, 11 - 5। तो 11 - 5 क्या आता है 6। इसका मतलब ये हुआ कि डी की वैल्यू यहाँ पर है 6। ठीक है, नाउ जनरल ट्रम। तो जनरल ट्रम के लिए किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए हम यही फार्मूला यूज़ करते हैं, AN = A1 + n - 1 × D। तो यहाँ पर हम सिंपल लगाएंगे कि A1 की वैल्यू क्या है वही लगाएंगे और D की वैल्यू लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पुट A1 क्या है हमारे पास 5 है, A1 = 5 एंड D = 6। D की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 6। ठीक है, तो AN हाँ ये बराबर हो जाएगा इक्वल टू A1 की जगह हमने लगाई है 5 प्लस अपनी जगह, और यहाँ पर है n - 1 × D। n - 1 × D मतलब ये है कि n - 1 के साथ जो है वो D मल्टीप्लिकेशन में है। तो n - 1 अपनी जगह मल्टीप्लाई बाई D, तो n - 1 और यहाँ पर हम लगाएंगे 6, लेकिन 6 को मैंने यहाँ पर पहले लिखा है। ठीक है, तो एक ही बात है क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करता है। ठीक है, तो 5, अब इस 6 को हम n और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और n मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6n आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस जो है ये 6 के लिए है, प्लस और प्लस प्लस आएगा 6 और n, 6n प्लस माइनस माइनस 6 1 = 6। तो यहाँ पर हमारे पास एक n आ गया, तो इसको हम पहले लिखेंगे 6n, और यहाँ पर हमारे पास जो है 2 नंबर्स आएंगे, ये है +5 और क्या है -6। तो +5 - 6 का आंसर क्या आता है, मेरे पास आता है -1। तो +5 - 6 यहाँ पर हमने लगाया है -1। तो ये जो फार्मूला डिराइव हो गया, तो ये इस सीक्वेंस के लिए डिराइव हो गया। तो इस फार्मूले के तहत अब हम इस सीक्वेंस का कोई भी ट्रम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये 2 ट्रम फाइंड आउट करने हैं। A8 मतलब ये है कि 8 पोजीशन पर कौन सा ट्रम होगा, तो इंडिकेटेड ट्रम हमारे पास है A8 और A10। तो सबसे पहले हम A8 की बात करेंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ n की जगह हम 8 लगाएंगे। ठीक है, तो पुट n = 8। तो यहाँ पर बनेगा A8 = 6n का मतलब है 6 × n। तो 6 × 8 और -1, तो A8 बराबर हो जाएगा 6 8 = 48 -1। 48 -1 क्या आता है 47। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 8 पोजीशन पर जो ट्रम आएगा वो क्या आएगा 47। यह हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पर है
A1 A2 A3 A4 A5, तो A8 पर कौन सा टर्म होगा, 47 होगा, ठीक है, इस सीक्वेंस में। फिर इसके बाद जो है A10 फाइंड आउट करना है, तो सेम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, ये जो हमने डिराइव किया है, और n की जगह हम 10 लगाएंगे सिंपल, तो पुट n इज इक्वल टू 10, तो ये बनेगा A10 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई n, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 -1, 6 10 जा 60 -1, ठीक है, 60 -1 क्या आ गया 59। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10th पोजीशन पर जो टर्म होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी 59। अब इसके बाद है इसका पार्ट सी, तो पार्ट सी में जो सीक्वेंस है वो क्या है, इसकी जो टर्म्स है वो है 18 30 42 54 66 एंड सो ऑन, और इसके साथ जो इंडिकेटेड टर्म्स है वो है A11 और A14। तो सबसे पहले हम इसके लिए जनरल फार्मूला डिराइव करेंगे, और फिर इस फार्मूले की मदद से हम 11 पोजीशन पर जो टर्म होगा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और साथ साथ 14 पोजीशन पर जो टर्म होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सोल्यूशन स्टार्ट किया है, इसकी जो एलिमेंट वो है 18 30 42 54 66 एंड सो ऑन, और ये इसके साथ जो इंडिकेटेड टर्म है A11 और A14, ठीक है। तो फार्मूला जो है इसमें सबसे पहले हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लेते हैं। तो सर यहाँ से हमने लिया है A1 जो कि फर्स्ट टर्म है वो क्या है 18, और इसके साथ जो सेकंड टर्म है A2 तो वो क्या है 30, ठीक है। तो अब हम 30 से 18 को माइनस करेंगे तो वो किसकी वैल्यू होगी, वो कॉमन डिफरेंस जो कि डी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1, तो A2 की जगह हम लगाएंगे 30 माइनस 18, ठीक है। 30 माइनस 18 क्या आता है 12, तो डी की वैल्यू हमें मिल गई वो क्या है 12, ठीक है। अब हम जनरल टर्म या जनरल फार्मूला जो अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए यूज़ होता है वो क्या है, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम A1 की जगह पहले टर्म का जो वैल्यू है वो क्या है 18 लगाएंगे, और साथ में किसकी वैल्यू लगाएंगे, डी की वैल्यू लगाएंगे, और फिर इसके लिए हम जनरल फार्मूला इस सीक्वेंस के लिए डिराइव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पुट A1 इज इक्वल टू 18 एंड डी इज इक्वल टू 12, तो AN बराबर हो जाएगा 18 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, तो n माइनस 1 के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में है डी, तो डी की वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1, तो 18 अपनी जगह, 12 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ और 1 के साथ, ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई बाई n तो क्या आता है 12n प्लस और माइनस माइनस 12 1 जार 12, ठीक है। अब हमने इसको इस तरह लिखा है, सब हमने पहले 12n लिखा है, फिर हमारे पास ये है प्लस 18 माइनस 25, इसको मैंने एक साथ लिखा है। अब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास दो कांस्टेंट है, ठीक है। 12n अपनी जगह प्लस 18 माइनस 12, तो प्लस 18 माइनस 12 क्या आता है प्लस 6। तो ये जो फार्मूला डिराइव हुआ ये हमारे पास जो है इस अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए है, एक जनरल फार्मूला है या जनरल टर्म है, ठीक है। अब हम इस फार्मूला की मदद से इस जो ये हमारे पास जो ये गिवन सीक्वेंस है तो इसमें हम किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें टर्म पोजीशन मालूम है तो हम इस टर्म की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दो टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे A11, तो इंडिकेटेड टर्म क्या है A11 और A14, तो बहुत सिंपल है, हम n की जगह यहाँ पर 11 लगाएंगे, पुट n इज इक्वल टू 11, तो A11 बराबर हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 11, 12 मल्टीप्लाई बाई n प्लस 6 है, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 6, ठीक है। A11 इज इक्वल टू 12 और 11 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 132 प्लस 6, ठीक है। 132 प्लस 6 क्या आता है 138, तो ये हमारे पास जो 11 पोजीशन पर जो टर्म होगा वो क्या होगा 138। फिर दोबारा हम क्या करेंगे A14, तो सिंपल हम यहाँ पर n की जगह 14 लगाएंगे, तो पुट n इज इक्वल टू 14, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 14, तो ये बन जाएगा A14 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 14 प्लस 6, तो 12 और 14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 168 प्लस 6, तो हम 168 और 6 को अगर ऐड करते हैं तो इसका आंसर फिर क्या आता है 174। तो ये जो दो टर्म्स है इनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। अब इसके बाद है इसका पार्ट डी, तो पार्ट डी में जो टर्म्स है सीक्वेंस के वो क्या है 11 10.5 10 9.5 9 एंड सो ऑन। ये जो हमारे पास सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, और अरिथमेटिक सीक्वेंस के साथ ये क्या है डिक्रीजिंग है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो टर्म्स है वो डिक्रीज हो रही है। 0.5 इसमें डिक्रीज आ रहा है, पहला एलिमेंट है 11, फिर है 10.5, मतलब इसमें 0.5 डिक्रीज आ गया, फिर 0.5 इंक्रीज दोबारा आ गया, और इससे हमारा जो टर्म बन गया वो है 10 9.5 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन।
तो 11, 10.5, 10, 9.59 एंड सो ऑन। और फिर इसके लिए हम जनरल फार्मूला डिराइव करते हैं। तो फिर इस फार्मूले की मदद से हम A24 की इसकी 24th पोजीशन पर जो ट्रम होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे हम नाउ इसकी पहला ट्रम क्या है, A1 क्या है 11 और A2 क्या है 10.5। अब हम यहाँ पर A2 से माइनस करेंगे A1। तो यहाँ पर जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है, तो जब हम इसको माइनस करते हैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस में, तो उस डी की वैल्यू हमें क्या मिलती है, नेगेटिव मिलती है। ठीक है, तो 10.5 माइनस 11, 10.5 से हम 11 माइनस करेंगे तो ये किस तरह माइनस हो जाएगा, दरअसल में 11 से जो है वो 10.5 जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 11 से 10.5 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 0.5। लेकिन यहाँ पर 11 जो है ये ग्रेटर नंबर है तो इसके साथ माइनस है, तो यहाँ पर हम इसके साथ माइनस लगाएंगे, नेगेटिव मिल गया। तो डी इज इक्वल टू -0.5 आ गया। ठीक है, अब हम जनरल टर्म जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस में जो जनरल टर्म के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं वो क्या है, an इज इक्वल टू A1 + n-1 इंटू डी। तो सिंपल हम A1 की जगह 11 लगाएंगे और D की जगह हम -0.5 लगाएंगे। तो पुट A1 इज इक्वल टू 11 एंड D इज इक्वल टू -0.5। तो बहुत सिंपल है, A1 11 प्लस ये आ गया। ठीक है, अब n-1 के साथ D मल्टीप्लिकेशन में है तो D हम पहले लगाएंगे, D क्या है -0.5, तो यहाँ है माइनस, इसके साथ माइनस है तो यहाँ पर प्लस है, तो इसको हमने ब्रैकेट लगा लिया, -0.5 मल्टीप्लाई बाई n-1। ठीक है, अब हम इसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, 11 अपनी जगह, सबसे पहले हम इस प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इससे एक सिंबल बन जाए। ठीक है, तो प्लस और माइनस जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है, -0.5 मल्टीप्लाई बाई n-1, 11 अपनी जगह। अब ये जो 0.5 है इसको हम n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस और n के साथ इसका सिंबल क्या होगा, प्लस होगा, माइनस और प्लस माइनस, 0.5 मल्टीप्लाई बाई n तो 0.5 n, माइनस माइनस प्लस आता है, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 0.5, ये -0.5 n हम पहले लिखेंगे और 11.5 ये हमारे पास है प्लस 11.5 प्लस 0.5। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 11.5। ठीक है, तो ये हमें जो ये मिल गया, ये हमारे पास क्या है, जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस है। ठीक है, अब इसकी मदद से हम किसी भी टर्म की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर है कि A24 की वैल्यू क्या होगी, इंडिकेटेड टर्म है A24, बहुत सिंपल है, हम n की जगह 24 लगाएंगे तो पुट n इज इक्वल टू 24। तो A24 बराबर जो आएगा इक्वल टू -0.5 मल्टीप्लाई बाई n है तो -0.5 मल्टीप्लाई बाई 24 प्लस 11.5। जब हम 0.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 24 से हमारा आंसर क्या आता है 12, लेकिन यहाँ पर है इसके साथ माइनस तो इसके साथ माइनस लगेगा और प्लस 11.5 अपनी जगह, -12 प्लस 11.5 जब हम सॉल्व करते हैं तो इससे हमारा आंसर क्या आता है -0.5। तो ये था इसका पार्ट डी। अब इसका है पार्ट ई, तो चलो इसको देखते हैं। इसके जो टर्म्स है वो क्या है, 7, -2, -11, -20, -29 एंड सो ऑन। और यहाँ पर इंडिकेटेड टर्म क्या है, A24 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है और डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी है, क्योंकि यहाँ जो पहला एलिमेंट है वो या पहला टर्म क्या है +7 है, फिर इसके बाद है -2 तो इसमें डिक्रीज़ आई है, फिर -2 से डिक्रीज़ हुआ है -11, फिर है -20, -29, तो ये हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन यहाँ पर मैंने लिखा है 7 -2 -11 -20 -29 एंड सो ऑन, और यहाँ पर इंडिकेटेड टर्म A24 मैंने लगाया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो D की वैल्यू हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम A1 लगाएंगे, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेंगे और A2 से A1 जो है वो माइनस करेंगे। ठीक है, तो नाउ A1 बराबर होता है 7 और A2 है -2, तो नाउ D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू क्या है -2 माइनस और -7, तो -2 - 7 क्या होता है, -2 का मतलब है कि हमारे ऊपर 2 रुपये कर्जा है, -7 का मतलब है कि हमारे ऊपर जो है 7 रुपये और कर्जा है। तो ये कितना हो गया ये कर्जा, ठीक है, तो -2 2 रुपये कर्जा है, -7 7 रुपये और है, तो ये कर्जा कितना बन गया, तो ये बन गया 9 रुपये। तो यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस। ठीक है, तो ये क्या गया, D बराबर हो गया -9 का। ठीक है, तो ये D की वैल्यू होगी। अब हम जनरल टर्म के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, an इज इक्वल टू A1 + n-1 इंटू D, जो कि जनरल फार्मूला है किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम A1 की वैल्यू 7 लगाएंगे
और डी की वैल्यू हम क्या लगाएंगे -9, ठीक है। तो पुट a1 इज इक्वल टू 7 एंड डी इज इक्वल टू -9। तो ये बराबर हो जाएगा an इज इक्वल टू 7 प्लस ये है n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो डी की वैल्यू क्या है -9, तो -9 मल्टीप्लाई बाई n-1, ठीक है। अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, an इज इक्वल टू 7 प्लस और माइनस माइनस बन गया, प्लस माइनस माइनस 9 अपनी जगह और n-1 अपनी जगह, ठीक है। तो an इज इक्वल टू 7। अब हम इस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे n-1 के साथ। तो -9 को हम पहले n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -9 को हम 1 के साथ। तो माइनस और n के सिंबल क्या होगा, वो होगा प्लस, माइनस प्लस माइनस n 9 मल्टीप्लाई बाई n, तो 9n आता है। इस तरह माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस आता है, 9 1 ज़ार 9, ठीक है। अब ये -9n मैंने पहले लगाया है और यहाँ पर है +7 और +9, +7 +9 क्या आता है +16। तो ये जो फार्मूला बन गया, ये इस अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए एक जनरल फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूला की मदद से हम किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है इंडिकेटेड टर्म के 824 की 24th पोजीशन पर जो टर्म होगा, ठीक है, ये है फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो 24th पोजीशन पर जो टर्म होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको लिखते हैं तो हमारा टाइम बहुत लगेगा। तो इसलिए हमने ये फार्मूला जो है, ये जनरल टर्म के लिए जो फार्मूला है वो डिराइव किया है। तो सिंपल हम क्या लगाएंगे, n की जगह हम 24 लगाएंगे। पुट n इज इक्वल टू 24, तो 824 बराबर हो जाएगा इक्वल टू -9 मल्टीप्लाई बाई n, -9 मल्टीप्लाई बाई 24 प्लस 16। तो 9 और 24 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 216, यहाँ पर है माइनस, तो माइनस अपनी जगह, प्लस 16। तो -216 प्लस 16 जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है -200। तो ये था इसका पार्ट ई। अब इसके बाद है इसका पार्ट एफ। तो ये इसका आखिरी पार्ट है। तो इसकी जो टर्म्स है इस सीक्वेंस के, वो क्या है 1 11 21 31 41 51 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। इसके लिए हम जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे और फिर इस जनरल टर्म की मदद से हम A9 जो कि 9th पोजीशन पर जो टर्म हो गया इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और इसके साथ साथ जो है A17 पोजीशन पर जो टर्म होगा उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी टर्म है, यहाँ पर मैंने लिखे है। तो नाउ हम क्या लेंगे, सबसे पहले दो कंसेक्यूटिव टर्म लेंगे, तो 1 और 11। तो A1 क्या है 1, A2 क्या है 11। A2 से A1 माइनस करेंगे तो क्या है हमारे पास D बराबर होता है A2 माइनस A1। D इज इक्वल टू A2 की जगह 11 माइनस A1 की जगह 1, ठीक है। 11 माइनस 1 क्या आता है 10। तो D बराबर हो गया 10 का। जनरल टर्म क्या है, जनरल फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए, वो क्या है AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई D, ठीक है। तो सिंपल हम क्या लगाएंगे, A1 की जगह हम 1 लगाएंगे, ठीक है, और D की जगह हम 10 लगाएंगे। पुट A1 इज इक्वल टू 1 एंड D इज इक्वल टू 10। तो AN इज इक्वल टू A1 की जगह हमने 1 लगाया प्लस D मल्टीप्लाई बाई n-1, 10 मल्टीप्लाई बाई n-1। तो 1 अपनी जगह। अब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ और 1 के साथ, तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 10 और n 10n प्लस माइनस माइनस 10 1 ज़ार 10। तो 10n पहले लगाया, यहाँ पर है प्लस 1 है हमारे पास, ये क्या है 2 नंबर्स हैं, +1 और क्या है -10। मतलब ये है कि हमारे पास 1 रुपया है, ठीक है, और हम पर जो है कर्ज़ा कितना है 10 रुपये है, ठीक है। तो हम अगर इसमें 1 रुपये देते हैं तो हम पर कितना कर्ज़ा फिर रहता है 9 रुपये जो है हम पर कर्ज़ा रह जाता है, ठीक है। तो 10n +1 माइनस 10 क्या आता है -9। तो ये जो फार्मूला डिराइव हो गया, ये इस सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म के लिए फार्मूला डिराइव हो गया, ठीक है। अब हम इसकी मदद से 9 पोजीशन पर जो टर्म होगा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और साथ में 17 पोजीशन पर जो टर्म होगा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इंडिकेटेड टर्म क्या है A9 और A17। तो सिंपल हम क्या लगाएंगे, पुट n इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हम 9 लगाएंगे, तो A9 बराबर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 9। n की जगह 10 मल्टीप्लाई बाई n है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस 9 है, ठीक है। 10 9 ज़ार 90 माइनस 9, 90 माइनस 9 क्या आता है 81। तो 9 पोजीशन पर जो टर्म होगा वो क्या होगा 81। सेम इसी तरह हम जो है n की जगह अब 17 लगाएंगे, पुट n इज इक्वल टू 17। तो A17 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 17 माइनस 9। 10 और 17 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 170 और -9। तो 170 माइनस 9 क्या आता है हमारे पास 161। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 और इसकी जो पार्ट थी इसको हमने सॉल्व किए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिटरमाइन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस हुज फर्स्ट टर्म इज़ 2 एंड सेकंड टर्म इज़ 27। हमें दिया गया है कि हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस है, हमारे पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। तो इसका हमें फर्स्ट टर्म दिया गया है और इसका हमें सेकंड टर्म जो है इसकी वैल्यू दी गई है। तो इसकी मदद से हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे कि फर्स्ट टर्म क्या है इस सीक्वेंस का, तो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं, यहाँ पर मैं इसके साथ ब्रैकेट में लिखूंगा A1, ठीक है। तो A1 की वैल्यू क्या है, 2 है। इसके साथ जो है सिक्स्थ टर्म जो है, सिक्स्थ टर्म, इसका जो सिक्स्थ टर्म है वो क्या है, तो यहाँ पर हम इसको डिनोट करेंगे A6, ठीक है। क्योंकि सिक्स्थ टर्म जो है यहाँ पर हम टर्म को A से डिनोट करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर 6 लगाते हैं तो इसका मतलब है सिक्स्थ टर्म। तो इसका सिक्स्थ टर्म क्या है, वो है 27। और हम क्या फाइंड आउट करेंगे, किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत सिंपल है, ये जो हमारे पास जो जनरल फार्मूला है AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, तो इसकी मदद से हम डी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल है, हम यहाँ पर हमारे पास जो सिक्स टर्म है तो यहाँ पर हम n की जगह क्या लगाएंगे, 6 लगाएंगे, और A1 की जगह हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। तो इसको अगर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें जो है डी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट होती है, ठीक है। तो हम लेंगे नाउ, हमारे पास जो जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो किस तरह है, जनरल टर्म वो बराबर होता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है। तो सिंपल हम क्या लगाएंगे, n की जगह हम 6 लगाएंगे, क्योंकि हमें 6 टर्म जो है वो गिवन है। अगर यहाँ पर हमें 10 टर्म गिवन होता तो हम जो है n की जगह फिर 10 लगाते, ठीक है। तो सिंपल है, हम लगाएंगे पुट n इज इक्वल टू 6 एंड n की जगह हम 6 लगाएंगे और A1 की जगह हम क्या लगाएंगे, पहला टर्म क्या है इसका 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, तो यहाँ पर ये AN है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा A6 इज इक्वल टू A1 की जगह हम क्या लगाएंगे, A1 की जगह हम लगाएंगे 2 प्लस n की जगह हम क्या लगाएंगे, n की जगह हम जो है 6 लगाएंगे, 6-1 और मल्टीप्लाई बाई डी जो है वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये डी अपनी जगह आ जाएगा। अब ये A6 जो है, ठीक है, n की जगह हमने 6 लगाया तो ये बन गया A6। तो अब A6 जो 6 टर्म है, A6 क्या है, वो है 27। तो अब हम इस A6 की जगह क्या लगाएंगे, 27। 27 इज इक्वल टू 2 प्लस इस 6 से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आता है 5, 6-1 5 मल्टीप्लाई बाई डी आता है, ठीक है। अब हम डी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डी से जो इसके साथ जो 2 है, फिर इसके साथ जो 5 मल्टीप्लिकेशन में इसको हम ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले ये है क्या है +2, तो इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 27 + 2। अगर हम यहाँ शिफ्ट करते हैं इक्वेशन की लेफ़्ट साइड तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये क्या आ जाएगा -2, ठीक है। और इस तरह 5D 27 - 2 की तो क्या आता है 25 आता है इज इक्वल टू 5D। अब हम D की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो D का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 5, तो इस 5 को अब हम ख़त्म करेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन का जो नंबर है वो ख़त्म होता है किससे, डिवीजन से। तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि हम 5 को सिंपल यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर शिफ्ट होने से क्या पर आ जाएगा, डिवीजन में। या हम इसको इस तरह लिखेंगे कि डिवाइड बोथ साइड, हम दोनों साइड को डिवाइड करेंगे, ठीक है, बोथ साइड्स बाई 5, दोनों साइड को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 डिवाइड बाई 5, इस तरह 5D डिवाइडेड बाई 5, 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, तो 5 बराबर होता है D का, या हम कह सकते हैं कि D इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा कि इसमें जो फिक्स नंबर ऐड हो जाता है वो फिक्स नंबर क्या है, वो फिक्स नंबर हमारे पास है 5। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड 17 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस विद फर्स्ट टर्म 2 एंड कॉमन डिफरेंस 7। हमें दिया गया है कि
एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है हमारे पास, तो इसका हमने 17th पोजीशन पर जो टर्म है तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका जो पहला टर्म है इस सीक्वेंस का, तो उस सीक्वेंस का पहला टर्म क्या है हमारे पास, तो है 2 और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास 7 है। तो इसकी मदद से हमने 17 टर्म जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। यहाँ से हम लगाएंगे सबसे पहले कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म, तो इसको हम डिनोट करते हैं A1 से, तो वो क्या है 2। ठीक है, और साथ में ये भी गिवन है कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हम लगाएंगे, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल डी से। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लगाएंगे डी, डी की वैल्यू क्या है 7। हम फाइंड आउट करेंगे कौन सा टर्म, 17th टर्म, कि इसका 17th टर्म क्या होगा, तो हम लगाएंगे इसके साथ ब्रैकेट में A17 जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत सिंपल है, हम लगाएंगे नाउ कि जनरल टर्म जो है, जनरल टर्म के लिए जो फार्मूला है वो क्या है, वो है इस फार्मूले के तहत हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि n इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो अगर हम यहाँ पर A1 की वैल्यू लगाते हैं फर्स्ट टर्म की, और यहाँ पर हम डी की वैल्यू, ठीक है, तो अगर हमारे पास ये दो वैल्यूज गिवन है तो फिर हम जो है किसी भी टर्म की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, हम यहाँ पर A1 की जगह 2 लगाएंगे, डी की जगह 9 लगाएंगे, और हम 17 टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं तो n की जगह हम 17 लगाएंगे। तो हम लिखेंगे सिंपल कि पुट n इज इक्वल टू 17, n की जगह हम 17 लगाएंगे। ठीक है, A1 इज इक्वल टू, A1 की वैल्यू क्या है 2 एंड डी की वैल्यू क्या है 7, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा ए, अब 9 n की जगह हम क्या लगाएंगे 17, तो A17 ये इक्वल हो जाएगा A1 क्या है हमारे पास है, इसकी वैल्यू है 2 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो डी को हम मल्टीप्लाई करेंगे n-1, तो डी की वैल्यू क्या है 7 मल्टीप्लाई बाई n की जगह हम क्या लगाएंगे, n की जगह हम लगाएंगे n हमारे पास क्या है 17 -1। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे अभी। A17 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 17 -1 क्या आता है 16। ठीक है, तो अब हम इसके बाद जो है A17 ये बराबर हो जाएगा इज इक्वल टू 2 प्लस, अब हम 7 और 16 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 7 और 16 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 112। ठीक है, तो A17, तो 12 और 112 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आता है 114। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीक्वेंस में जो है 17th पोजीशन पर जो टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी 114। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मदीहा स्टार्टिंग सैलरी इन 2012 वाज 25,000। गिवन है कि 2012 में मदीहा की स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी, वो थी 25,000। द कंपनी रेज द सैलरी ईच ईयर बाय एन इंक्रीमेंट ऑफ रेस 4,000। अब जो कंपनी है तो वो हर साल इसमें इजाफा करती है, कितना 4,000 रुपये इसमें इजाफा करती है। ठीक है, मतलब इसको इंक्रीमेंट मिलता है, इसके तनख्वाह में इजाफा करते हैं वो कंपनी, और वो इंक्रीमेंट कितना लगता है 4,000 ईच ईयर। फाइंड हर सैलरी इन 11th ईयर ऑफ हर जॉब। फिर हमने ये फाइंड आउट करना है कि 11 साल बाद इसकी तनख्वाह कितनी होगी, मतलब इसकी सैलरी कितनी होगी। तो बहुत सिंपल है, मतलब ये है कि 2012 में उसकी सैलरी कितना है 25,000 है। ठीक है, तो फिर 2013 में इसकी सैलरी कितनी होगी, तो इस 25,000 में दरअसल में 4,000 ऐड हो जाएगा तो क्या आता है 29,000। तो 2013 में मतलब एक साल बाद में इसकी सैलरी में 4,000 इजाफा होता है। ठीक है, तो इसकी सैलरी फिर 2013 में 2013 में कितनी बन जाती है, वो बन जाती है 29,000। तो इसी तरह हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि 11 साल बाद इसकी सैलरी में कितना इजाफा हो जाएगा। ठीक है, इसकी सैलरी कितनी होगी। तो बहुत सिंपल है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो सिंपल यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि इसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी है। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी हम वही लिखेंगे। तो स्टार्टिंग सैलरी कितनी है इसकी, तो वो है रेस 25,000 है, ये इसकी स्टार्टिंग सैलरी है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है इसमें इजाफा होता है, हर साल इसमें इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंक्रीमेंट ऑफ ईच ईयर, कि हर साल इसमें कितना इजाफा होता है। तो वो इंक्रीमेंट क्या है
वो है 4000 है, ठीक है। फिर हमने क्या फाइंड आउट करना है, सैलरी इन 11th ईयर ऑफ हर जॉब। तो हमने सैलरी जो है वो फाइंड आउट करनी है, सैलरी इन 11th ईयर के 11 साल बाद इसकी सैलरी कितनी होगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसको हम जो है उस अरिथमेटिक सीक्वेंस जो कि हमने पढ़ा है कि इसके लिए जो जनरल फार्मूला है an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो क्वेश्चन है ये दरअसल में रिलेटेड है अरिथमेटिक सीक्वेंस में जैसे, ठीक है। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है, वो क्या है 25,000 है, ये है हमारे पास a1। फिर इसमें जो ये सीक्वेंस बना है, ठीक है, तो इसमें एक फ़िक्स नंबर ऐड हो जाता है, ठीक है। वो फिक्स नंबर यहाँ पर क्या है 4000। तो 25,000 प्लस 4000 क्या आता है 29,000। फिर इसके बाद 29,000 से फिर 4000 ऐड हो जाएगा तो क्या आता है 33,000 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म है बी हमें गिवन है और इसका जो एक फिक्स नंबर इसके साथ ऐड होता है हर टर्म के साथ और हमें नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिलता है, ठीक है। तो ये दरअसल में a1 की वैल्यू है, ये हमारे पास है d की वैल्यू, ठीक है। तो जब हमें a1 की वैल्यू मालूम हो और d की वैल्यू, तो हम किसी भी टर्म की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल लगाएंगे कि हमारे पास क्या है नाउ, यहाँ पर हमारे पास a1 जो है वो है 25,000 है, ठीक है। और d की वैल्यू क्या है इसके साथ, d की वैल्यू है 4000। तो अब हम क्या करेंगे नाउ टू फाइंड 11th टर्म, यहाँ पर हम 11 साल बाद इसकी सैलरी फाइंड आउट करेंगे कि इसकी सैलरी कितनी होगी। तो ये 11 हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, 11 टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वही फार्मूला हम लगाएंगे जो कि जनरल टर्म के लिए जो फार्मूला है वो क्या है an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम यहाँ पर 11 टर्म फाइंड आउट ना करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपल हम n की जगह क्या लगाएंगे 11 लगाएंगे। तो हम लिखेंगे पुट n इज़ इक्वल टू 11 एंड n की जगह हम 11 लगाएंगे, इसके साथ साथ हम a1 की वैल्यू लगाएंगे। a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 25,000, ठीक है। एंड d की वैल्यू क्या है वही b लगाएंगे। तो d की वैल्यू है हमारे पास 4000 और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा a11 इज़ इक्वल टू a1 की वैल्यू है 25,000 प्लस फिर इसके बाद है n है हमारे पास 11 माइनस 1 लगाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई d क्या है 4000 है। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे a11 बराबर हो जाएगा 25,000 प्लस अब यहाँ पर हम 11 से माइनस करेंगे क्या 1, 11 माइनस 1 10 मल्टीप्लाई बाई 4000, ठीक है। a11 टर्म जो है वो क्या होगा 25,000 प्लस 10 और 4000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 40,000, ठीक है। a11 वो बराबर हो जाएगा, अब हम 25,000 और 40,000 ऐड करेंगे तो क्या आता है 40,000 प्लस 25,000 तो क्या आता है 65,000, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सीक्वेंस का 11th टर्म क्या होगा, वो होगा 65,000। तो ये 11 टर्म हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसकी सैलरी जो है वो 11th ईयर में कितनी होगी, वो होगी 65,000। तो इसका मतलब ये हुआ सो हर सैलरी, इसकी सैलरी कितनी होगी इन 11th ईयर में इसकी सैलरी कितनी होगी, वो बराबर हो जाएगी 65,000। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन है इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्री प्लांटिंग कैंपेन 6000 प्लांट वर प्लांटेड। मतलब ये है कि शजरकारी मुहिम में जो पहला साल है, ठीक है, तो पहले साल में एक शजरकारी मुहिम है तो इसके पहले साल में कितने पौधे लगाए गए हैं, इसके पहले साल में है 6000 जो है पौधे लगाए गए हैं। एंड ईच ईयर देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 2200 प्लांट्स। और इसके हर साल में फिर क्या होता है, पहले साल में 6000 प्लांट लगाए गए हैं, ठीक है, फिर इसमें जो है हर साल इसमें इजाफा होता है,
प्लांट की तादाद में इजाफा होता है वो कितना होता है हर साल में 2200 प्लांट इसमें जो है इजाफा होता है। मतलब ये कि अगर पहले साल में जो है वो 6000 पौधे लगाई गई है तो फिर इसमें जो है 2200 प्लांट जो है इसमें इजाफा आता है। ठीक है, तो अगर हम इसके साथ 2200 ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है 8200। मतलब ये हुआ कि दूसरे साल में जो है फिर कितने पौधे लगते हैं 8200। फिर इसमें दोबारा जो है 2200 का इजाफा होता है तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म आता है वो क्या आता है 10400 एंड सो ऑन, और ये सिलसिला इस तरह जारी रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पहले साल में है 6000 पौधे लगाए गए हैं, फिर इसमें हर साल इजाफा होता है पौधों की तादाद में, और इसमें इजाफा कितना आता है 2200 ईच साल जो है इसमें इजाफा होता है। इफ़ द सीक्वेंस कंटिन्यूज़, अगर ये सिलसिला इस तरह जारी रहता है, हाउ मैनी प्लांट विल बी प्लांटेड इन 7th ईयर ऑफ द कैंपेन, तो हमने ये फाइंड करना है कि इस मुहिम में जो है 7 सालों में कितने प्लांट जो है वो लगाए जाएंगे। ठीक है, अगर ये सिलसिला इस तरह जारी रहता है तो बहुत सिंपल है, यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं सिंपल लगा देता हूँ कि फर्स्ट ईयर ऑफ कैंपेन, कि इस मुहिम के फर्स्ट ईयर में जो है कितने पौधे लगाई गई है वो है 6000 प्लांट्स है। ठीक है, फिर इसमें जो है इजाफा होता है हर साल इसमें इजाफा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लगाएंगे इंक्रीज इन ईच ईयर, कि हर साल में इसमें कितना इजाफा आता है वो कितना है, वो हमारे पास है 2200 प्लांट जो है इसमें इजाफा होता है। ठीक है, और हमने क्या फाइंड आउट करना है कि 7th ईयर में जो है 7th ईयर में इसमें कितना इजाफा आएगा। ठीक है, प्लांट्स इन 7th ईयर, 7 सालों में इसमें कितना इजाफा आएगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत सिंपल है, ये जो फर्स्ट ईयर कैंपेन में जो प्लांट लगाई गई है वो है 6000। तो ये दरअसल में हमारे पास क्या है इस सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट है जो कि हम A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसमें इजाफा होता है। ठीक है, तो वो इजाफा हर साल जो है वो बराबर का होता है 2200 प्लांट इसमें इजाफी लग जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एक फिक्स नंबर इसके साथ ऐड होता है और हमें नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिलता है। तो ये दरअसल में हमारे पास क्या है डी की वैल्यू है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, और हमने 7th ईयर में जो है ये इजाफा फाइंड आउट करना है कि 7th ईयर बाद ये टोटल प्लांट कितने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है n की जगह 7 लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ, इसमें A1 क्या है हमारे पास वो है 6000 है। फिर इसके बाद जो है D क्या है, D की वैल्यू है 2200, और हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम जो है 7th ईयर जो है इसमें 7th टर्म जो है ऑफ द सीक्वेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। हम यहाँ पर लगाएंगे टू फाइंड 7th टर्म। अगर हम 7th टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम वही फार्मूला लगाएंगे जो कि अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए यूज़ होता है, वो है an = a1 + n-1 इंटू डी। तो सिंपल हम यहाँ पर A1 की वैल्यू लगाएंगे, n की वैल्यू और d की वैल्यू। तो यहाँ से हम लगाएंगे कि पुट n = n की जगह हम क्या लगाएंगे 7, और इसके साथ A1 की वैल्यू क्या है वो है हमारे पास जो है 6000 है, और इसके साथ जो d की वैल्यू है वो क्या है 2200। ठीक है, तो यहाँ से हम लगाएंगे A7, यहाँ पर हम n की जगह 7 लगाएंगे। A1 की वैल्यू क्या है 6000 प्लस यहाँ पर है n, तो n की जगह 7 - 1 मल्टीप्लाई बाई d क्या है 2200। ठीक है, तो A7 ये इक्वल हो जाएगा 6000 प्लस 7 - 1 क्या आता है 6 मल्टीप्लाई बाई 2200। तो A7 = 6000 प्लस, अब हम 6 के साथ जो है 2200 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 13,200। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 6,000 प्लस 13,200, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है A7 इज इक्वल टू 19,200। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 साल में, ठीक है, कितने प्लांट लगाए जाएंगे फिर 19,200। तो यहाँ से हम इस तरह लिख सकते हैं कि प्लांट्स इन 7th ईयर, 7 सालों में अगर ये सिलसिला इस तरह जारी रहता है तो 7 सालों में जो है वो कितने प्लांट्स लगाए जाएंगे, वो लगाए जाएंगे 19,200। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो चलो इसको समझते हैं। इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व भी किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ईच ईयर द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ रीजन इज इंक्रीजिंग बाई 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये है कि हर साल किसी इलाके का जो एवरेज टेम्परेचर है, इसका जो औसत दर्जा हरारत है, तो इसमें इंक्रीज़ आती है, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर में कितना इंक्रीज़ आती है, वो है 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ़ द एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन 2014 वाज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर इस इलाके का 2014 में अगर इसका एवरेज टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है कितना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो 2014 में पहला जो रिकॉर्डेड एवरेज टेम्परेचर वो कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है पहला टेम्परेचर। फिर इसमें हर साल में इसमें जो है इस एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीज़ आता है 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी द एवरेज टेम्परेचर इन द 10th ईयर। तो इसका मतलब है कि इस इलाके का एवरेज टेम्परेचर जो है 10 सालों में कितना रहेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे कि एवरेज टेम्परेचर इन 2014 में इस इलाके का एवरेज टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर है कि ईच ईयर द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ रीजन इज़ इंक्रीजिंग। अब इस इलाके का जो एवरेज टेम्परेचर है वो हर साल इसमें इजाफा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगाया है इंक्रीज़ इन ईच ईयर, इसमें हर साल कितना इजाफा होता है इस एवरेज टेम्परेचर में, वो है 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। एवरेज टेम्परेचर इन 10th ईयर, तो हम 10 सालों में इसका एवरेज टेम्परेचर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल है, ये जो हमें 2014 में जो एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, तो ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इंक्रीज़, जो हर साल इसमें इंक्रीज़ आता है। मतलब ये है कि 2014 में इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री, तो फिर इसमें 2.5 जो है वो इंक्रीज़ आएगा, मतलब इसके साथ 2.5 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर आता है, ठीक है, 27 है। तो अगर हम 27 के साथ 2.5 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 29.5। 2014 में यही टेम्परेचर रहेगा, फिर 2015 में ये होगा, फिर इसमें दोबारा जो है 2.5 इजाफा होगा और एंड सो ऑन, और इस तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। तो हम ये सिलसिला कब तक जारी रखेंगे, 10 साल तक, 10 साल तक ये जारी रखेंगे और देखेंगे कि 10 सालों में इसमें कितना इजाफा आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसमें जो एक फिक्स नंबर ऐड हो जाता है तो हमारे पास है डी की वैल्यू। अब हम फाइंड आउट करेंगे 10th ईयर में इसका टेम्परेचर जो है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगाया है नाउ A1 हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 27, डी की वैल्यू क्या है 2.5। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टू फाइंड 10th टर्म। अब हम इस सीक्वेंस का 10th टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला है अरिथमेटिक सीक्वेंस का, क्योंकि ये हमें क्या शो करता है, एक अरिथमेटिक सीक्वेंस शो करता है। एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सिंपल हम क्या लगाएंगे, इनकी जगह हम 10 लगाएंगे, क्योंकि हम 10th पोजीशन पर जो टर्म है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो पुट n इज इक्वल टू 10, A1 इज इक्वल टू 27, A1 की जगह हम 27 लगाएंगे, एंड डी इज इक्वल टू 2.5। तो यहाँ से हम ये वैल्यूज़ लगाएंगे, ठीक है। तो A10 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू क्या है 27 प्लस n की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, डी की वैल्यू है 2.5, 27 प्लस 10 माइनस 1 क्या आता है 9 मल्टीप्लाई बाई 2.5, ठीक है। तो अब हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2.5 के साथ। तो जब हम 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आता है 22.2। जैसे आप देख सकते हैं 2.5 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 5 ज़ा 45, 5 लगेगा और 4 कैरी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 9 2 ज़ा 18, 18 और 2 क्या आता है 22, और यहाँ पर हम पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या गया 22.5। तो 27 अपनी जगह प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 2.5 तो 22.5। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो A10 बराबर हो जाएगा। अब हम अगर इसको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 49.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 सालों में जो है इसका टेम्परेचर जो है वो कितना रहेगा। अगर इसमें ये एवरेज टेम्परेचर जो 2014 में ये है, ठीक है, अगर इसमें हर साल
ये इजाफा होता है, ठीक है। तो 10 सालों में इसमें कितना इजाफा रहेगा, इसका टेम्परेचर कितना होगा एवरेज। सो एवरेज टेम्परेचर इन 10th ईयर वो कितना रहेगा 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 6.2 का। तो दोस्तों इसमें कुछ मसला है, इसमें कुछ मिस्टेक है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको बहुत जल्द जो है उसको सॉल्व करेंगे और बहुत जल्द जो है वो आपके सामने जो है वो पेश करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन 7 तक जो क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किए। तो अगर आपको इसमें कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।